हेलो गाइस, माई सेल्फ मुस्कान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट्स। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी फ़ाइनल डेट शीट जो है आ चुकी है और एडमिट कार्ड भी आधे बच्चों के आ चुके हैं, बट प्रोग्राम वाले बच्चों के अभी नहीं आए हैं। तो इसलिए हमारा कॉर्पोरेट का भी काफ़ी सिलेबस रह गया है। जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था, तो हमने कुछ देखा था कि 2 चैप्टर नहीं आएंगे, तो एक बार दोबारा सिलेबस की और नज़र मार लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। हमने अपना फर्स्ट यूनिट जो था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट यूनिट था हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनल अकाउंट। ये हमारा नहीं आएगा, इस कोर्स में नहीं है हमारे, और 6 हमारा नहीं है इस कोर्स में, मतलब इस साल नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। बचा हमारा फाइनल अकाउंट, amalgamation of companies, accounting of holding companies, parents and companies, एंड लास्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि पहले हम ये पढ़ेंगे जो हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमने शेयर कैपिटल वाला 12th क्लास में पढ़ा था, इसलिए हमने पहले अपना रिवाइज़ कर लिया। आज हम अपना रिवाइज़ करेंगे कैश फ्लो। सेम वैसे ही है जैसे हमने 12th क्लास में अपना पढ़ा था आप लोगों ने, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम 12th क्लास में बनाते थे। बस अभी आपको क्या करना है, एक तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज़ करना है। जो जो चीज़ें हम उसमें भूल गए हैं, कौन सी चीज़ कहाँ ऐड होती है, कहाँ माइनस होती है, वो सब हमें याद आ जाएगा ऐसा रिवाइज़ करने से। तो हम पहले कैश फ्लो कर लेते हैं आज, देन उसके बाद हम करेंगे फाइनल अकाउंट नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कैश फ्लो का। हमें बैलेंस शीट दे रखी है ABC लिमिटेड की 14-15 की, एंड नेक्स्ट हमारे ये हमें दे रखा है इसकी एडजस्टमेंट की, हमारे पास यही एडजस्टमेंट है। ओके, तो अब करते हैं, हम देखते हैं आगे क्या करना है। हमने एडजस्टमेंट के लास्ट में हमें दे रखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज़ पर AS3 रिवाइज्ड। ओके, मतलब ये किसी पेपर के रिवाइज में आया होगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैश फ्लो कैसे बनाना है। सेम वैसे वही सेम फॉर्मेट है जो हमारा 12th क्लास में फॉर्मेट था कैश फ्लो का। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 का हमें कैश फ्लो यहाँ पे प्रिपेयर करना है। पर्टिकुलर्स, रुपीज़ एंड अमाउंट सेम। एंड नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन में नेट प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो कर रखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम इसको यहाँ पे शो करें तभी ये हमारा सही होगा। हम इसको वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, देन यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एंड वर्किंग नोट 1 शो कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, बट जैसे इन्होंने सॉल्यूशन में करा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा दे, तो वैसे भी कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं कैसे हुआ है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखेंगे हम, उसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस एज़ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमारा पीछे हम देखते हैं बैलेंस शीट में हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है एंड ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, मतलब कि लास्ट ईयर का क्लोज मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड करंट ईयर का। जो लास्ट ईयर का वो हमारा क्लोजिंग नहीं, वो हमारा ओपनिंग होएगा, और इस साल का हमारा क्लोजिंग होएगा। तो हमारा 2015 का 2,70,000 क्लोजिंग है और ओपनिंग था हमारा 1,10,000। तो मतलब कि हमारा क्लोजिंग ज़्यादा है एंड ओपनिंग कम था, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी आएगा। अभी इन्होंने यहाँ पे निकाला नहीं है, बट हम अगर वर्किंग नोट में करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा। 270 में से 110 को माइनस करेंगे 160 आएगा, तो वो प्लस में आएगा आपका। एंड उसमें ऐड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि हमारे को दे रखे हैं, एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। ये हमें थर्ड एंट्री हमारी एडजस्टमेंट की है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट 10% वॉज पेड फॉर द ईयर 2013 एंड 14 ड्यूरिंग 14 एंड 15। ओके, तो मतलब जो भी हमारा 14 एंड 15 का इक्विटी शेयर्स था उस पर 10% हमें पे करना है। 10% 13 एंड 14 का एंड 14 एंड 15 असेसमेंट ईयर, तो इनका निकालेंगे, देन प्लस माइनस करके जो भी आएगा आपका इक्विटी शेयर्स पे
इक्विटी शेयर्स पे बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे निकालना है। तो हमारा कैलकुलेशन के बाद जो आएंगे डिविडेंड वो आएंगे 20,000। ठीक है, अब जो हमारी एडजस्टमेंट होती हैं, ये 4 हमारी एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशंस का है, एक मशीन का ऊपर है, एक डिविडेंड है, एक प्रेफरेंस शेयर्स पे रिडम्पशंस हैं। तो जो भी हमारी रिडम्पशंस मतलब ये सब एडजस्टमेंट होती हैं, ये हमारी 2 जगह एंट्री होती है कैश फ्लो में। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और दूसरी होती है जहाँ जहाँ इनका फाइनेंस मतलब जहाँ जहाँ इनका आता है। जैसे मशीनरी का डैप, मशीनरी का परचेज सेल वगैरह इन्वेस्टिंग में आता है। डिविडेंड हमारा सेकंड कहाँ आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो हम फर्स्ट इसको डिविडेंड को हमने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को, इक्विटी शेयर डिविडेंड 30,000 को हमने पहले यहाँ पे प्लस कर दिया, देन हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड है 20,000, सॉरी वो मैंने आपको गलत बता दिया था। एंड इक्विटी शेयर्स में आपके डिविडेंड्स हैं 30,000। ओके, क्लियर दिख रहा होगा अब आपको। प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड है वो 20,000 है एंड इक्विटी शेयर्स पे 30,000 है। ये आपके प्लस होकर आ जाएगा। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपका निकल जाएगा 2,10,000। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसमें हम जो हमारा इसमें उल्टा होता है हर चीज़। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो वो माइनस होता है एंड लॉस हो रहा है तो वो प्लस हो रहा होता है। डैप हमारा हमेशा लॉस होता है। डैप यहाँ पे लिखने से पहले हम इसका वर्किंग नोट बना लेंगे कि हमारा कितना डैप आएगा, क्योंकि हमें डैप दे रखा है। एडजस्टमेंट में भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट पे हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2014 एंड 15 वॉज 60,000। तो हमारा एज इट इज़ ये डेप्रिसिएशन 60,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट ईयर कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा आपका जो आप वर्किंग नोट बनाओगे ना फिक्स्ड एसेट्स का, उसमें ये माइनस हो जाएगा। देन उसके बाद जो भी आपका फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस बचता है मतलब परचेज निकल कर आएगी, वो आपकी इन्वेस्टिंग में जाएगी। वो हम अभी देखते हैं वर्किंग नोट जब उसका नंबर आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमें यहाँ दे रखा है लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी। तो पहले हम वर्किंग नोट ही बना लेते हैं इसका फिक्स्ड एसेट्स का, उसके बाद देखते हैं। तो हमने ये वर्किंग नोट बनाया। बैलेंस बीडी हमेशा ये याद रखना, प्रोविज़न फॉर टैक्स में हमारा बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड आता है जब हम प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं, और अगर हम फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं बैलेंस बीडी हमारा डेबिट साइड में आता है और सीडी क्रेडिट साइड में। ठीक है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का डेबिट होता है एंड करंट ईयर का क्रेडिट होता है। और प्रोविज़न ऑफ फॉर टैक्स अकाउंट में ये उल्टा होता है, प्रीवियस का क्रेडिट होता है एंड करंट ईयर्स का डेबिट होता है। ओके, तो बैलेंस बीडी सीडी आपको समझ आ गया होगा, ये लिख लेना। सेल आपको 25, ये आपका एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम। तो आपको यहाँ बोला गया है ड्यूरिंग द ईयर 14-15 अ मशीन विद अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 40,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000। मीन्स जो मशीन की वैल्यू है 40,000 से कम हुई है और इसको कितने में सेल करा है, 25,000 में। ओके, तो देख लेते हैं कैसे वर्किंग नोट में इन्होंने करा है। बैंक अकाउंट सेल्स में हमारा 25,000 आ जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा 40,000 था वो हमारा कहीं नहीं आ रहा है, बिकॉज हमारी 40,000 की मशीनरी थी एंड हमने उसको सेल करा है 25,000 में। तो हमारा ये प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा, लॉस ही होएगा। ज़्यादा की चीज़ कम में बेच रहे हो तो लॉस ही होएगा, जाहिर सी बात है। तो आपका बाय सरप्लस लॉस ऑन सेल आ जाएगा 15,000। तो 15 और 25 इक्वल टू 40,000। ओके, एंड डैप हमारा 60,000 था, फिर इस पर डैप लगेगा। देन उसके बाद इधर का टोटल हो जाएगा, जो भी टोटल करके आएगा आपका उसमें से बैलेंस बीडी माइनस हो जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट होता तो वो हमारा डेबिट साइड पे आता। ठीक है, तो हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा परचेज होगा। तो अब देखते हैं, चलो हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी समझ आ गया होगा कहाँ से आया, 15,000। ये हमारा नुकसान है तो ऑपरेटिंग में प्लस होएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होएगा। माइनस तो मतलब हो चुका है वो वर्किंग नोट में। अब देखो, अब है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। ये हमारे को बैलेंस शीट में दे रखा है। बैलेंस शीट में हमारा लास्ट ईयर पे 10,000 थे डिस्काउंट एंड इस साल हमारा
5,000 हो गया, तो हमारा ये लॉस है, तो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इसकी एंट्री हमारी एक ही बार होगी क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट में से नहीं ली है हमने, बैलेंस शीट में से ली है, तो हमारा 5,000 आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रीमियम पेबल्स ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000। तो आपको ये चीज़ आपको एडजस्टमेंट में दी गई है कि 10% शेयर्स हैं उन पे रिडम्पशन लगानी है 10% की, ठीक है, 15 वाले पे। तो 15 वाले हमारे देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं। 1 लाख के हैं। 1 लाख पे 10% मतलब 10,000 आ जाएगा। 1 लाख पे 10% 10,000, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ये एंट्री हमारी 2 बार होगी। एक बार इसमें माइनस होगा, एक बार यहाँ पे प्लस होएगा, मतलब ऑपरेटिंग में हमारा लॉस प्लस होता है एंड फाइनेंसिंग में ये माइनस होगा, ठीक है। देखते हैं, चलो नेक्स्ट होता है नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हमारे को डिबेंचर पे कितने इंटरेस्ट मिला है, 1 लाख का। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है 10% डिबेंचर्स वर इशूड। आप अगर एडजस्टमेंट में देखो तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो हमारा 10,000 ही आएगा ना, तो उसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। देन हमारा ये आ जाएगा प्लस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद हमारा आता है, जैसे कि आपको 12th क्लास का याद होगा, तो डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। देन उसके बाद आता है इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी हमारा ऐड होता है एंड इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी हमारा लेस होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से एसेट्स एंड लायबिलिटी है जो डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमारे देखा जाए लायबिलिटी में, तो हमारा लायबिलिटी में हमारा दे रखा है हमें करंट लायबिलिटीज़ ही हैं जिसको हमें वहाँ पे पे ऑफ करना है। करंट एसेट्स का पार्ट जो है वो हमारा 14 में था 80,000 एंड 2015 में था 1,60,000। तो 1,60,000 हमारा कितने से बड़ा है, मतलब इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी हमारा ऐड होएगा, तो ये हमारा 80,000 से बड़ा है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम बैलेंस शीट में देखते हैं, फिक्स एसेट्स हमारा करंट एसेट्स का पार्ट नहीं होता। देन करंट एसेट्स हमारा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये हमारा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये हमारे लेस होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये हमने लेस कर दिया है। देन उसके बाद जो भी हमारा आएगा वो हमारा आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हमारे पास प्रोविज़न होता और हम प्रोविज़न टैक्स अकाउंट बनाते तो हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम जो भी हमारा आता है उसको हम लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद हम उसमें टैक्स पेड लेस करते हैं। देन हमारा जो निकल के आता है आंसर उसको हम कहते हैं नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। माइनस में है तो यूज्ड इन, और अगर प्लस में है तो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम देख लेंगे क्या क्या आएगा। हमारा सेल आएगा वर्किंग नोट से, ठीक है। सेल हमने हमारा लिख दिया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। देन परचेज, सेल हमारा प्लस होता है, परचेज हमारा माइनस होता है, ये हमेशा याद रखना। परचेज हमारा है फिक्स एसेट्स का 2,10,000, तो ये भी हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस में। देन उसके बाद हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट, जो कि पहले हमारे पास 30,000 की थी, देन हमारी अब बढ़ गई है 80,000 की। तो परचेज़ हमारी बढ़ी है, मतलब 50,000 का हमने और परचेज़ करा है, तो ये हमारा लेस होएगा इसमें, ठीक है। 50,000 से जो भी आएगा वो हमारा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हमारा माइनस में अमाउंट होता है मतलब पैसा हमारा यूज हो रहा है, तो हम उसको लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी पार्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहले हम वो लिख लेंगे जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर पे ऑफ करा था, जो मैं कह रही थी 2-2 एंट्री होएगी। तो फर्स्ट तो आपकी यही हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000 की हमारे एडजस्टमेंट में थे। देन हमारी प्रेफरेंस शेयर्स वाली होएगी, जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड लिए थे 20,000 के, और इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड लिए थे 30,000 के, ये हमारे यहाँ पे लेस हो जाएंगे। उसके बाद रिडम्पशंस थी हमारी प्रेफरेंस शेयर्स पे 1,10,000 के। 1,10,000 की अगर आप यहाँ पे देखो तो उसने बोला प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट द प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 2015 एंड ऑन द सेम डेट 1 लाख। मीन्स 1 लाख उसने पहले ही हुए थे और 10% आपके
उसके हो गए थे प्रेफरेंस शेयर्स पे हो गए थे। तो मतलब 1,10,000 हो गए। तो हम ये 1,10,000 पूरा का पूरा लिख देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,10,000 ये हमारा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स क्यों लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमारे पास 3 लाख के थे इक्विटी शेयर, फिर 3,50,000 के हो गए, मतलब 50,000 के हमने और इक्विटी शेयर्स परचेस कर लिए। तो जो भी हम अगर हम ख़रीदते हैं तो हमारा प्रोसीड्स के नाम से आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोसीड्स के नाम से लिख दिया। ये हमारी सारी एंट्री लगभग हो चुकी है। अब आता है प्रोसीड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स पहले हमारे 2 लाख के थे, फिर हमारे 1 लाख के हो गए। तो इसको हम प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, अच्छा सॉरी यहाँ है आपका लास्ट आपका पॉइंट है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। जो हमारे डिबेंचर्स थे वो थे 14 में 1 लाख के, एंड 15 में वो हो गए 2 लाख के, मतलब 1 लाख हमने और हमारे डिबेंचर बने होंगे। तो 1 लाख हमारे बड़े हैं, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। जो भी प्लस माइनस करके आएगा वो आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर प्लस में है तो फ्रॉम, एंड अगर माइनस में है तो यूज्ड इन। यहाँ माइनस में है तो यहाँ हमने यूज्ड इन का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तीनों को प्लस माइनस करते हैं, जो भी अगर प्लस में होता है तो प्लस करते हैं, माइनस में होता है तो माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को तीनों को प्लस माइनस करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा कैश होता है बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड, ओपनिंग को हम प्लस करते हैं एंड क्लोजिंग हमारा आ जाता है आंसर ओपनिंग प्लस करने के बाद। तो चलो देखते हैं। हमने ओपनिंग इसमें जो हमारा आया था 30,000 आया था, फिर हमने ओपनिंग कैश इन हैंड इसमें प्लस करा 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड 70,000, जो कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका जो क्लोजिंग कैश है 70,000, अगर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी क्लोजिंग में यही 70,000 आ रहा है तो आपका कैश फ्लो बिल्कुल सही है। और अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कोई एंट्री मिस कर दिया या एक बार करिए या छूट गई है, प्लस माइनस में मिस्टेक कर दिया। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसके क्लोजिंग से अपने कैश फ्लो के क्लोजिंग को मैच कर सकते हो एंड ये पता लगा सकते हो कि आपका आंसर कितना सही है एंड कितना गलत। ओके, अब आप कैश फ्लो आपका ख़त्म हो गया है आज, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो भी 12th में हमने पढ़ा था वही सेम चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने कैश फ्लो आपका कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो अभी आप इतना पढ़ लीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस की नीड होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपना फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।